हे एवरीवन। सो हर साल आईसीएसआई में होता है ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज़। तो उसमें काफ़ी टिपिकल से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इजी आते हैं, कुछ थोड़े से ट्रिकी होते हैं। तो मैं थोड़ा सा कंपनी लॉ यहाँ पे कवर करने वाली हूँ और मैं इसको 1 से 2 पार्ट्स में कवर करूँगी। बहुत ही शॉर्ट क्विक रिविजन होगा कंपनीज एक्ट का, और मैं मेजरली से फोकस करूँगी लिमिट्स पे, जो मतलब ऐसे जहाँ पे एमसीक्यू बनने के चांसेस होते हैं। सो सीएस प्रोफेशनल हो या एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी हो, अगर ये कंपनी लॉ क्विज़ दे रहे हो, देने का सोच रहे हो, तो मुझे लगता है कि एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही जल्दी से। सबसे पहले तो स्मॉल कंपनी के आपको लिमिट्स पता होने चाहिए। स्मॉल कंपनी तब तक ही रहती है जब तक पेड अप शेयर कैपिटल डज़ नॉट एक्सीड 50 लाख और टर्नओवर डज़ नॉट एक्सीड 2 करोड़। ठीक है, और ये लिमिट्स अगर क्रॉस हो जाती हैं तो आप स्मॉल कंपनी नहीं रह जाते। स्मॉल कंपनी होने के काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, लाइक बोर्ड मीटिंग क्वार्टरली नहीं करनी पड़ती एंड ऑल दैट। एंड ये भी बेनिफिट होता है कि MGT 7A फाइल करना होता है, तो विच इज़ अ शॉर्टर वर्जन ऑफ पूरा जो वो होता है MGT 7 का, उसका शॉर्टर वर्जन होता है। ये लिमिट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एवरी कंपनी मस्ट फाइल विद द ROC विद इन 180 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कैसे एक डिक्लेरेशन फाइल करना होता है। बेसिकली आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट तो करा ली, अब 180 डेज़ मतलब 6 मंथ्स बीत चुके हैं और तुमने अभी तक यही डिक्लेरेशन ROC को नहीं बताया है फाइल करके कि तुमने अपना बिज़नेस कमेंस कर दिया, बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। तो बिज़नेस स्टार्ट कर दिया ऐसा ROC को इंटीमेट करना होता है, और अगर नहीं किया तो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, 180 डेज़ के अंदर बताना होता है। डिक्लेरेशन एक फाइल करती है कंपनी दैट वी हैव कमेंस्ड आवर बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट हो गया जिसलिए हमने अपनी कंपनी बनाई थी। अगर आपने नहीं किया, 180 डेज से ज़्यादा ले लिए, तो क्या करेगा, ROC विल टेक एक्शन टू रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। ठीक है, स्ट्राइक ऑफ प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या होता है, अब प्रोविजंस ऑफ MOA और AOA आप ऑल्टर कब कर सकते हो। तो ये चार्टर डॉक्यूमेंट्स कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे ही ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से नहीं होगा। इसके लिए आपको लगेगा स्पेशल रेजोल्यूशन, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाँ MOA AOA ऑल्टर हो सकता है, बट विद स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली, मेंबर्स का ऑब्वियसली। नेक्स्ट है कन्वर्जन। पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में इंक्लूडिंग OPC आप कन्वर्ट तो कर सकते हो, लेकिन ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेना पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि पब्लिक कंपनी है। तो इसमें करना क्या होता है, पब्लिक में आपका पैसा इन्वॉल्व होता है, पब्लिक मनी इज़ इन्वॉल्व, इसलिए ट्रिब्यूनल के अप्रूवल के बिना पब्लिक को प्राइवेट का स्टेटस नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, ऐसा कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं अगर आप प्राइवेट से OPC या OPC से प्राइवेट जा रहे हो, बिकॉज इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें कोई ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफ़र। कोई अगर कंपनी पब्लिक ऑफ़र दे रही है तो उसको ICDR रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। LODR अभी नहीं आता है, पहले आता है ICDR, क्योंकि आप पब्लिक जा रहे हो, और जब आप लिस्ट हो गए हो एक बार तो आपका आता है LODR। तो पहले ICDR आता है, फिर LODR आता है। सेक्शन 53 के बारे में पता है, प्रोहिबिशन ऑफ इशूइंग शेयर्स बाय इन डिस्काउंट पे आप इशू ही नहीं कर सकते शेयर्स को, वो इलीगल होता है अंडर सेक्शन 53, इसमें पता होना चाहिए। एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्शन है, स्वेट इक्विटी शेयर्स, बिकॉज स्वेट इक्विटी शेयर्स की डेफिनेशन अगर पता हो तो खून पसीना जो टैलेंट आपका बहाता है, टैलेंट मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं जिनको आप टैलेंटेड के इन लोगों को रिटेन करना चाहते हो, जो खून पसीना बहा रहे हैं, उनको आप इक्विटी शेयर्स दे सकते हो डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो वो होता है स्वेट इक्विटी। ठीक है, वो डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। बाकी अगर कंपनी ने कोई भी डिस्काउंट पे इक्विटी शेयर्स इशू करे तो वो वॉइड हो जाएगा, सेक्शन 53 ने क्लियरली बोल दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, अ कंपनी में इशू प्रेफरेंस। अब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में ये होता है दैट रिडेम्पशन उनका एक पीरियड स्पेसिफाइड है, रिडीमेबल होते हैं, 20 ईयर्स से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए लेकिन रिडेम्पशन का। लेकिन ऑफ कोर्स, तो इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, 20 ईयर्स मैक्सिमम रिडेम्पशन टाइम होता है। ठीक है, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो 30 ईयर्स से ज़्यादा का रिडेम्पशन पीरियड नहीं होना चाहिए, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ह्यूज नेचर के होते हैं, उनमें टाइम टेकिंग होते हैं वो थोड़ा, इसलिए आपको टाइम पीरियड भी बढ़ा के दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं डिविडेंड्स के ऊपर। तो डिविडेंड्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है, अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड पे कर रहे हैं और वो डिविडेंड अगर अरियर्स में चल रहा है, हमने मतलब अरियर्स है 2 साल से पे ही नहीं किया, 2 ईयर्स और मोर अरियर्स चल रहा है, पे ही नहीं किया, सच
class of preference shareholders will have a right to vote on all resolutions placed before the meeting। समझ रहे हो, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस ही इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको प्रेफरेंस में डिविडेंड दिया जाता है, और 2 साल से तुमने अगर डिविडेंड ही नहीं दिया है उन लोगों को, 2 साल से ज़्यादा हो गया एक्यूमुलेट उनका अरियर्स, तो भाई प्रेफरेंस को भी इक्विटी की तरह फिर आपको वोटिंग राइट देने पड़ेंगे जो भी रेजोल्यूशंस पास हो रहे हैं। तो या तो आप उनको टाइम पे उनका पेमेंट करो, और अगर नहीं दे पा रहे हो डिविडेंड तो भाई उनको वोटिंग राइट दो, ठीक है। राइट्स इशू क्या होता है? राइट्स ऑफर कैन बी मेड बाय द कंपनी विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड। इसमें सिर्फ बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होता है क्योंकि हम एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ही राइट्स ऑफर करते हैं। राइट ऑफर शैल बी केप्ट ओपन फॉर नॉट लेस देन 15 डेज। मतलब हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक ऑफ़र लेटर भेजते हैं, तो वो जो ऑफ़र का टाइम पीरियड होता है वो 15 से 30 दिन तक चलता है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 10 दिन का टाइम दें शेयर होल्डर्स को और बोल दें कि 10 दिन के अंदर का बता दो राइट्स इशू चाहिए या फिर रिनाउंस कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। 15 से 30 डेज़ का टाइम देना होता है, वरना वॉइड हो जाएगा पूरा का पूरा प्रोसीजर। अभी SOP की बात करते हैं। अंडर सेक्शन 62, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में मेक एन ऑफर, ऑफ कोर्स शेयर कैपिटल है तभी तो शेयर्स दोगे ESOP के फॉर्म में, मेक एन ऑफर टू द एम्प्लॉयज़ अंडर द स्कीम, ठीक है। और एक चीज़ याद रखने वाली है, ESOP आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को नहीं दे सकते, उनकी इंडिपेंडेंस हैम्पर हो जाएगी ना, उनका कंपनी में फिर इंटरेस्ट आ जाएगा, इक्विटी शेयर्स की तरह उनको इंटरेस्ट आ जाएगा, इसलिए आप उनको नहीं पे कर सकते, ठीक है। और ESOP कैसे आप पास कर सकते हो? स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है ESOP के लिए, आपको मेंबर्स से पूछना पड़ेगा, ठीक है, मेंबर्स का अप्रूवल लगेगा। और प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिटरमाइंड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। इसमें रजिस्टर्ड वैल्यूअर की कोई रिपोर्ट या उस सब की कोई ज़रूरत नहीं होती ESOP में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सेक्शन 63 इज़ अबाउट बोनस। अब क्या होता है, कंपनी में इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। तो मैंने बोनस शेयर्स पे एक इन डेप्थ वीडियो भी बनाया है, तुम लोग चाहो तो वो देख सकते हो, बहुत ही क्विक सा 5-6 मिनट का वीडियो है, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग मैंने रियल केस भी लिया, नहीं तो यहीं पे देख लो, कोई बात नहीं। तो बोनस शेयर्स जो कंपनी इशू करती है, वो कंपनी के पास बहुत ज़्यादा फ्री में जो है फ्री रिजर्व्स पड़े हैं, बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा है कंपनी के पास, ठीक है। फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में बहुत पैसा पड़ा है, कैपिटल रिडेम्पशन अकाउंट में कंपनी के पास बहुत पैसा है, ठीक है। रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं यूज़ होना चाहिए, लेकिन तो सब पैसा जो बहुत पड़ा है कंपनी का, सोच रहा है चलो यूज़ करते हैं, अपने ही मेंबर्स को फुल्ली पेड अप शेयर्स दे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बोनस, एक्स्ट्रा शेयर्स दे रहे हैं तो उसको बोल देते हैं बोनस शेयर्स, ठीक है। लेकिन ये चीज़ याद रखने वाली है, ये MCQs में आता है कि आउट ऑफ विच रिजर्व इट कैन नॉट बी पेड। तो बोनस इशू जो आप नहीं कर सकते, इट इज़ फ्रॉम द रिवैल्यूएशन रिजर्व। बोनस शेयर्स शैल नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। तो ऐसा नहीं है कि आप शेयर होल्डर्स को बोल दो कि हम आपको डिविडेंड नहीं दे रहे, डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर्स दे रहे, ऐसा नहीं है। डिविडेंड अलग चीज़ होता है, बोनस शेयर्स एकदम अलग चीज़ होती है, ठीक है। और क्या इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, MCQs तो थोड़े से कन्फ्यूजिंग होते हैं, ध्यान से सुनना। अ कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स अनलेस, कब तक कंपनी बोनस शेयर्स नहीं इशू कर सकती? पहली चीज़ तो आपके आर्टिकल्स में ही अगर ऑथराइज़ नहीं है, ऑथराइज़ करवाइए आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स को ऑल्टर करिए, उसमें मेंबर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, ठीक है। आर्टिकल्स में ऑथराइज़ है, ठीक है, आप कर सकते हो। रिकमेंड किया है बोर्ड ने, अप्रूव हुआ है जनरल मीटिंग में, ठीक है, आप कर सकते हो बोनस इशू। कंपनी ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट या डेट सिक्योरिटीज़। अगर तुम एज अ कंपनी बोल रहे हो कि मेरे पास बहुत सारे फ्री रिजर्व पैसे बहुत पड़े हैं, तो पैसे जो पड़े हैं तो पहले तो डिफ़ॉल्ट क्यों किया भाई तुमने? डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटीज़ के इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पे करने में फिर प्रॉब्लम क्या है? पहले इनके प्रिंसिपल्स और इन लोग को पे करो, क्रेडिटर्स है ना एक तरह से तुम्हारे, तो इन लोग को पहले पे करो। इन लोगों को जब तुम पे कर लोगे एज अ कंपनी तब तुम आओ। अगर तुमने डिफ़ॉल्ट कर रखी है तो तुम बोनस नहीं दे सकते, ठीक है। पहले अपनी ये डिफ़ॉल्ट को ख़त्म करो जाके। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज़ नॉट डिफ़ॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज़। मतलब तुमने एम्प्लॉयज़ का सैलरी तुमने 3 महीने से नहीं दी है, प्रोविडेंट फंड तुमने नहीं पे कर रखा है, तुमने ग्रेचुटी बोनस रोक रखा है एम्प्लॉयज़ का, तुम बोल रहे हो कि हमारे पास बहुत सारे फ्री रिजर्व्स पड़े हुए हैं, तो क्यों ना इक्विटी शेयर इन मेंबर्स को ही और हम माला माल कर दें। तो ये सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। पहले जो स्टैट्यूटरी ड्यूज़ हैं, एम्प्लॉयज़ जो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, पहले उनका जाके भला करो, पहले उनके ड्यूज़ ख़त्म करो, और तब तुम्हारे पास जब एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हों, ये सब पेमेंट करने के बाद तब आना कि चलो बोनस करना है, ठीक है। और पार्टली पेड अप शेयर्स अगर तुमने अगर फुल कॉल नहीं अभी तक बुला रखी है, तो पहले उसको फुल्ली पेड अप करो, उसके बाद ही बोनस इशू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अभी तुमने 10 रुपीज़ की अगर नॉमिनल वैल्यू तुमने अभी तक 8 रुपीज़ का ही
कॉल कर रखा है, तुम सोच रहे हो बोनस इशू कर दूँ, नहीं, सिर्फ फुल्ली पेड अप पे होता है। तो पहले 2 रुपये के पहले पैसे और मंगवाओ, उसके बाद बोनस इशू करना, पहले फुल्ली पेड अप करो इनको, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट बोनस इशू, काफ़ी इजी था। अब देखते हैं कैपिटल रिडक्शन के बारे में। तो कैपिटल रिडक्शन में क्या होता है, कैपिटल आप एक्सटिंग्विश कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, छोटी कर रहे हो, कम कर रहे हो अपनी कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल जो भी है आपकी 20 लाख थी, आप उसको काट के 10 लाख कर रहे हो, तो आप कम करो। आपको इसमें तो भाई आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा ही लगेगा, मेंबर्स से पहले पूछो, ठीक है, क्योंकि आपका एमओए इसमें ऑल्टर हो जाएगा पूरा का पूरा। ऊपर से आपको ट्रिब्यूनल का भी अप्रूवल चाहिए, बिकॉज इट्स अ बिग डील यार। शेयर कैपिटल रिडक्शन रोज़ रोज़ नहीं होता है। हाँ, बायबैक जब करती है कंपनी, अपने ही शेयर्स खुद खरीद लेती है, तो उसमें रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। ट्रिब्यूनल का अप्रूवल भी लीजिए। नो रिडक्शन इफ़ कंपनी इज़ एन अरियर्स इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, मतलब कि क्रेडिटर्स से अगर आपने कंसेंट ले लिया है और आपने डिपॉजिट्स वगैरह भी रीपे नहीं किए, इंटरेस्ट नहीं रीपे किया है, तो आप रिड्यूस नहीं कर सकते ऑब्वियसली। पहले इन लोगों का कंसेंट लेके आओ, इन लोग से पूछो, या इन लोग को क्रेडिटर्स को उनके पहले सारे या तो ड्यूज़ पे कर दो, डिपॉजिट होल्डर्स को इन लोग को ड्यूज़ पे कर दो यार, फिर ही अपनी मर्ज़ी का ये सब कैपिटल कम ज़्यादा करो, ठीक है। अब 15th पॉइंट देखते हैं, कंपनी इशूइंग डिबेंचर। थोड़ा सा डिबेंचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। डिबेंचर्स में क्या होता है, पैसे चाहिए कंपनी को तो डिबेंचर सर्टिफिकेट्स इशू कर देती है। डिबेंचर्स में फिक्स्ड आपको वो मिलता है, डिबेंचर होल्डर्स को, जो लोग पैसे अपने दे रहे हैं उनको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, हो सकता है मंथली बेसिस पे मिलता हो या हाफ ईयरली एनुअल बेसिस पे मिलता हो। अब अगर किसी कंपनी ने मोर देन 500 पर्सनस को एज अ डिबेंचर उनसे उनको दिया है डिबेंचर सर्टिफिकेट, और उनसे पैसे ले रखे हैं, 500 लोग से ज़्यादा हुए अगर, तब फिर भाई वो इस नंबर को हम मानते हैं कि हाँ ये काफ़ी अच्छा खासा नंबर है, और इन लोगों का अब हमें ध्यान रखने के लिए डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना होगा। तो कंपनी को अगर 500 से ज़्यादा डिबेंचर्स होल्डर्स हैं तो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना होगा मैंडेटरीली, और ट्रस्टी है तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड भी एक एग्जीक्यूट करनी होगी, बट कब, नॉट लेटर दैन 60 days आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। आपने हो सकता है 1000 लोगों को एक साथ डिबेंचर होल्डर बना लिया, उनको आपने अलॉट कर दिए। अब आपने अलॉट करते ही 60 days का टाइम लिमिट आपके पास रहता है। 60 days के अंदर अंदर आपको डिबेंचर ट्रस्टी भी अपॉइंट करना है और डीड भी एग्जीक्यूट करनी है उसके साथ। मतलब कि ये ट्रस्टी ध्यान रखेगा कि कंपनी टाइम पे पेमेंट करे इंटरेस्ट प्रिंसिपल का इन डिबेंचर होल्डर्स को, बस ये मतलब होता है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नो सिक्योर्ड डिबेंचर्स कैन बी इशूड विद रिडेम्पशन पीरियड बियॉन्ड 10 years। मतलब कि आपने सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करे हैं, कंपनी की कोई असेट्स हैं उनको आपने चार्ज उन पे लगा दिया है कि हम डिबेंचर्स को रीपे कर देंगे, बदले में मेरा ये फैक्ट्री तुम रख लो मॉर्गेज पे या हाइपोथिकेशन पे, जो भी, हाइपोथिकेशन तो सिर्फ मूवेबल का होता है, फैक्ट्री तुम उसमें कर लो मॉर्गेज। तो ये 10 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब कि तुमको रिडीम करना ही है 10 साल के बाद डिबेंचर्स को। और प्रेफरेंस शेयर्स को हमें कब रिडीम करना होता है, याद करो, 20 साल मैक्सिमम। अच्छा, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात आ रही है तो इसमें भी, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी टाइम दे रखा है 30 years तक, ठीक है, आप तब तक रिडीम कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई कंपनी है, अगर ऐसी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डील कर रही है, उसको भाई बहुत पैसा चाहिए होता है, ठीक है, और उसने लिया है तो उसको अपने प्रोजेक्ट्स को बनाने में भी टाइम लगेगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर किसी चीज़ का बिल्ड कर रहे हैं हम, कोई सिटी या फ्लैट्स अपार्टमेंट्स कुछ भी बिल्ड कर रहे हैं, तो टाइम लगेगा यार, तभी तो। कब हम बिल्ड कर पाएंगे, 5, 6, 10 सालों में, तब जाके हो सकता है 20-10 साल में हम बिल्ड कर पाएँ, और 5-10 साल लग जाएँ और लोगों को अलॉट करने में, और हमें कब उससे रेंट वेंट मिलना स्टार्ट होगा, तब हम जाके रिडीम करना स्टार्ट करेंगे डिबेंचर्स को। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वालों को दिया जाता है अच्छा खासा टाइमलाइन कि ठीक है भाई, कर लेना आराम से, 30 years तक रिडीम कर लेना, उससे ज़्यादा मत करना, उससे लेट मत करना। नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहा है, मतलब कि ये डिबेंचर आपके इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे, उनको क्या बनाना पड़ेगा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व। आपको एक ऐसा रिज़र्व बनाना होगा जिसमें आप एनुअल बेसिस पे 25% अमाउंट रेज्ड, 25% किसका, ऑफ द अमाउंट रेज्ड बाय द डिबेंचर इशू बिफोर द रिडेम्पशन कमेंसेस। रिडेम्पशन पीरियड अगर आपका है 10 साल का, तो 10 साल के पहले आपने जो भी डिबेंचर से अमाउंट रेज़ करी है उसका 25%, अगर 100 रुपीज़ रेज़ करें तो इसका 25% होंगे, 25%। आपको हर साल 25 रुपये इसमें डालने होंगे,
ठीक है, अपना मतलब इंस्टॉलमेंट आप कैलकुलेट कर लो और इस रिजर्व में हर साल आपको डालने होंगे, सो दैट कंपनी पे एकदम से बर्डन ना आ जाए कि ओके सडनली हमारा 10 साल का पीरियड ओवर हो गया, अब हम इतना सारा पैसा विद इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे। तो ऐसा कंपनी पे सडन बर्डन ना है, इसलिए ऐसा लॉ ने बोला कि 25% इस रिजर्व में डालते रहो ना, बढ़िया रहेगा, रीपे करने में आसानी रहेगी। ठीक है, DRR shall not be utilized by the company except for the purpose of redemption or डिवेंचर। ऐसा नहीं है कि इसको भी कंपनी ने एक रिजर्व मान लिया और सोच रहे चलो बोनस इशू कर देते हैं, इसमें भी तो एक्स्ट्रा पड़ा है। नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी नहीं यूज़ कर सकते, DRR आप नहीं यूज़ कर सकते, जिस पर्पज़ के लिए बना है उस पर्पज़ के लिए यूज़ करो बस। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 73 क्या है? नो कंपनी इंक्लूडिंग अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स। आप मतलब एज अ प्राइवेट कंपनी आप मेंबर्स से ले सकते हो डिपॉजिट, लेकिन अपने पेड अप शेयर कैपिटल के 25% से ज़्यादा नहीं ले सकते। पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स मिला के अगर आपका 100 आ रहा है और इसका 25% हो गया 25, तो अगर आप अपने मेंबर्स से बोल रहे हो यार मेरे को थोड़े से डिपॉजिट्स और दे दो यार, डिपॉजिट और दे दो, लोन की तरह नहीं चाहिए हमें, डिपॉजिट की तरह दे दो, तो ये लोग अगर आप डिपॉजिट दे रहे हैं तो 25 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि वही टोटल है आपका पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का। ये लॉ में लिखा है, मैं नहीं बोल रही अपनी मर्ज़ी से, कहाँ लिखा है? सेक्शन 73। तो डिपॉजिट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर काफ़ी MCQs आते हैं। ठीक है, जैसे कि ये भी जो भी मॉनेटरी लिमिट्स हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनको हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिक्योर्ड डिपॉजिट्स मस्ट बी इशूड बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस। आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया मेंबर से, हाँ, और बोला कि सिक्योर्ड है भाई, हम आपको वापस कर देंगे, हमने अपनी फैक्ट्री को मॉर्गेज कर रखा है, सिक्योर्ड है, तो सिक्योरिटी का चार्ज तो क्रिएट करो। मतलब अभी चार्ज के टॉपिक पे मैं आऊँगी, चार्ज तो क्रिएट करो, ऐसा आपको प्रूफ देना होगा। तो आप ROC से एक फॉर्म फाइल करते हो CHG 1 करके, तो आप ये फॉर्म फाइल करते हो कि हाँ विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट आपने फॉर्म फाइल कर दिया, ROC को बता दिया कि यार हमने ऐसा ऐसा डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, उसकी वजह से हमने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया है, तो उसमें हमने चार्ज क्रिएट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी जो टाइम लिमिट है इंपॉर्टेंट है, फॉर्म पे मैं अभी इतना नहीं जा रही हूँ, तुम लोग सिर्फ टाइम लिमिट और मीनिंग समझ लो बेसिक सा। Deposits can be accepted by the public companies from members as well as public। मतलब आप अपने ही जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे तो ले ही सकते हो डिपॉजिट, आप पब्लिक से भी जा सकते हो लेने, लेकिन उसके लिए आपको पब्लिक कंपनी होना पड़ेगा। ठीक है, पब्लिक कंपनी होना पड़ेगा उसके लिए आपको, सब्जेक्ट टू सम लिमिट्स। पब्लिक से लेने के लिए तो भाई बहुत झमेला होता है, क्योंकि पब्लिक को डिफ्रॉड ना कर दो, इस वजह से काफ़ी सारी, जैसे आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, आपकी नेटवर्थ की एक थ्रेशोल्ड होती है, टर्नओवर की एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, बेसिकली आप पब्लिक कंपनी बन के ही ये सब कर सकते हो। ठीक है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ रिलेटिव ऑफ अ डायरेक्टर इज़ नॉट एग्जाम डिपॉजिट। एक एग्जाम डिपॉजिट एक चीज़ होती है, मतलब कि वो डिपॉजिट, वो पैसा जो मिला है कंपनी को, उसको हम डिपॉजिट नहीं मानते, तो एग्जाम्ट हो गया वो डिपॉजिट की डेफिनेशन से। लेकिन अगर एक डायरेक्टर है, उसको अपने रिलेटिव से कुछ पैसा मिला है, तो वो एग्जाम डिपॉजिट नहीं है। ठीक है, वो डिपॉजिट ही है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम मेंबर बाय अ प्राइवेट कंपनी इज़ नॉट एग्जाम डिपॉजिट। ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी तो मेंबर से ही लेगी ना, और किससे लेगी? पब्लिक से तो ले ही नहीं सकती। चार्ज का एक पॉइंट देख लेते हैं, फिर ये पार्ट 1 यहीं पे एंड करते हैं, बाकी का बाद में देखते हैं क्योंकि थोड़ा सा शायद लेंदी है। ओके, चार्जेस ऑफ अ कंपनी में क्या होता है? चार्ज, कंपनी को जब भी कंपनी चार्ज क्रिएट कर रही है अपनी प्रॉपर्टी एसेट पे, या मॉडिफाई कर रही है, कुछ चेंजेस कर रही है उसमें, या सेटिस्फाई कर रही है चार्ज, मतलब कि हमने पूरा लोन जो लिया था हमने रीपे कर दिया, अब हमारी प्रॉपर्टी को फ्री कर दो, हमारा चार्ज सेटिस्फाई हो गया है, तो आपको रजिस्ट्रार को हर एक पॉइंट पे नोटिफाई करना होता है। ROC को सब कुछ जानना है। ठीक है, विद इन 30 डेज आपको ROC को बताना ही बताना है। फॉर्म CHG आई थिंक 4 होता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। ये आपको ROC को 30 डेज़ में बताना है कि हमने सब पे कर दिया। देखो बैंक ने हमें NOC भी दे दिया कि हमने सब पे कर दिया, वेरी गुड कंपनी, हम अच्छे कंपनी, अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप भूल गए या फिर कोई भी रीज़न हुआ आप नहीं कर पाए, आपने सेटिस्फाई तो कर दिया या फिर आपने मॉडिफाई किया या चार्ज क्रिएट किया, ROC को ही इंटीमेट करना भूल गए, 300 दिन के अंदर अंदर फिर भी आप एडिशनल फ़ीस दे के ROC को बता सकते हो। 30 डेज़ के बियॉन्ड, लेकिन 300 दिन से ज़्यादा नहीं। एडिशनल फ़ीस लगेगी पर डे, कुछ गंदी सी फ़ीस होती है। ठीक है, लेकिन 300 दिन के बाद अगर आप गए तब तो पता नहीं फिर ROC आपका क्या करेगा, आई डोंट नो, बट इट्स रियली बैड। आपको बहुत सारी रीजंस उसमें जस्टिफिकेशंस देने होते हैं, बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं।
सो दिस वॉज आई थिंक ये पेज और कंप्लीट कर देती हूँ, हाँ उसके बाद में देखते हैं, ठीक है। एनुअल रिटर्न आपको पता है सेक्शन 92 में आता है। एनुअल रिटर्न मतलब AOC 4 जो फॉर्म होता है MCA में हमें फाइल करना होता है और उसी को बताना होता है कि थ्रू आउट द ईयर कंपनी ने क्या क्या किया है। बैलेंस शीट वगैरह रहती है, इसमें PL रहता है, एक्सेप्ट फॉर OPC एंड स्मॉल कंपनी। क्या मतलब OPC और स्मॉल कंपनी को भी एनुअल रिटर्न बनाना होता है। एक्सेप्शन किस बात का है यहाँ पे, साइन कौन करेगा, डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी को साइन करना होता है। ऑफ कोर्स स्मॉल कंपनी नहीं अफोर्ड कर सकता, OPC एक कंपनी सेक्रेटरी को अफोर्ड ही नहीं कर सकते और ज़रूरत भी नहीं है, छोटे मोटे कंप्लाइंसेस के लिए ज़रूरत नहीं है, आप एक प्रैक्टिसिंग फर्म से ही करा सकते हो, आउटसोर्स करा लो पूरा, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर दीज 2 कंपनीज़ आपका एनुअल रिटर्न डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी साइन करेंगे ही करेंगे। और अगर कंपनी सेक्रेटरी आपकी कोई प्राइवेट कंपनी आपकी है, आपके में CS अभी अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हुआ, तो आपको डायरेक्टर एक साइन करेगा और एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से भी साइन कराना पड़ेगा कि हाँ हमारा एनुअल रिटर्न एकदम सही है। अच्छा, लिस्टेड कंपनीज़ और वो कंपनीज जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है या टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, उनको साइन तो करना ही है, सर्टिफाई भी करवाना पड़ेगा PCS से। साइनिंग की तो यही चीज़ें चलेंगी, सर्टिफाई क्या कराना पड़ेगा कि प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी क्या बोलेगा, इन लोग का काम चेक करेगा प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, जिन लोगों ने साइन किया उन लोग का काम चेक करेगा एनुअल रिटर्न में, और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बोलेगा आई सर्टिफाई दैट एवरीथिंग इज़ ट्रू एंड फेयर, एवरीथिंग इज़ करेक्ट, इन लोगों ने एकदम सही बोला, या फिर अपने कोई भी ऑब्जर्वेशंस दे देगा, ठीक है, तो डबल चेक हो जाएगा क्योंकि लिस्टेड कंपनी बड़े लेवल की कंपनी है, ठीक है, इसमें इसलिए डबल चेक होना अच्छी बात है। अब एक पॉइंट और देखते हैं, AGM सेक्शन 96 कब हो सकती है, आप AGM कभी भी कर सकते हो, बिजनेस आवर्स में करना रिकमेंडेड है और अच्छी बात है बिकॉज शेयर होल्डर्स को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन नेशनल हॉलीडे पे नहीं कर सकते आप, 15 अगस्त नेशनल हॉलीडे नहीं कर सकते, संडे पड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, कर लो, सैटरडे कोई दिक्कत नहीं, कर लो, 1 जनवरी कर सकते हो, कोई नेशनल हॉलीडे थोड़ा ना होता है, और क्रिसमस कोई नेशनल हॉलीडे नहीं है, कर लो उस दिन भी AGM होल्ड कर लो। 15 अगस्त 26 जनवरी और जो भी नेशनल हॉलीडेज़ की लिस्ट है उसमें आप नहीं कर सकते बस। जैसे कि गांधी जी का जो बर्थडे है 2 अक्टूबर, उस दिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, जनरल मीटिंग का कोरम क्या होता है। अच्छा भाई देखो, 1 पर्सन कंपनी है, वो उसको भी AGM होल्ड करनी है। एक आदमी जो खुद ही डायरेक्टर है, खुद ही शेयर होल्डर है, वो क्या अपने साथ मीटिंग करेगा बैठ के, हैं उसको कोरम, इसलिए उसके लिए क्या है 1, बिकॉज उसमें मेंबर भी कभी कभी सिर्फ एक ही लोग होते हैं, है ना। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग होते हैं, इसलिए इनका कोरम, जनरल मीटिंग का कोरम भी 2 ही है इन लोगों का, ठीक है। अब आ जाते हैं पब्लिक कंपनी। अच्छा, पब्लिक कंपनी इंपॉर्टेंट है, उसमें पब्लिक इन्वॉल्व है तो उसमें कोरम भी अच्छा खासा होता है। सेक्शन 103 की बात कर रही हूँ। अगर आपके एक्चुअली एक सेकेंड रुको, हाँ, अगर आपके शेयर होल्डर्स नॉट मोर देन 1000 है, 1000 से ज़्यादा नहीं है, तो 5 मेंबर्स होने चाहिए फिज़िकली प्रेजेंट कोरम में। अगर 1000 से लेके 5000 तक ही आपके मेंबर्स हैं तो 15 लोग आपके होने चाहिए कोरम में, और अगर 5000 से प्लस मेंबर्स हैं आपके पास तो 30 लोग प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। ये होता है पब्लिक कंपनी का कोरम फॉर अ जनरल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग की बात नहीं हो रही, जनरल मीटिंग की बात हो रही है। एडजर्न मीटिंग क्या होती है, उस दिन नहीं हो पाई, कोरम नहीं था, तो ऑटोमेटिकली कब एडजर्न हो जाती है, नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, ठीक है। लेकिन अगर बोर्ड को लग रहा है यार 1 हफ़्ता नहीं हमें शिफ्ट करना है, या फिर जो भी है हमें 1 हफ़्ता नहीं शिफ्ट करना, तो आप अगर कोई चेंज बता रहे हो टाइम की, नहीं हमें इस दिन चाहिए, इस दिन, तो इसमें आपको 3 दिन का देना होगा नोटिस, ठीक है। अब प्रॉक्सी की बात कर लेते हैं। प्रॉक्सी जो होता है किसी के बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करता है, लेकिन एक बार में 50 लोगों से ज़्यादा का नहीं होल्ड, वो अटेंड नहीं कर सकता मीटिंग, 50 लोगों से ज़्यादा, 50 मेंबर से ज़्यादा, ठीक है। मतलब 50 लोग अगर एक ग्रुप है और हो सकता है 40 लोगों का एक ग्रुप है, वो बोल रहे हैं यार तुम एक ही आदमी हमारा प्रॉक्सी बन जाओ, ठीक है, ये बन जाएगा। 50 लोगों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उनकी एग्रीगेट होल्डिंग 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा क्या है, अगर कोई, ये हो सकता है 40 लोग मिलके 20% इन लोग की होल्डिंग है, ठीक है, 10 से ज़्यादा हो गई, तो ये प्रॉक्सी अकेले के पास इतनी सारी पावर हो जाएगी, है ना, 20% शेयर होल्डिंग की पावर, इसलिए एक आदमी पे इतना हम पावर नहीं देना चाहते, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है, और बाकी के अभी 3 पेजेस और हैं, और मैं 1-2 पार्ट्स में और कवर करूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूर कैचअप करना, बिकॉज 30 जून को ही है कंपनी लॉ क्विज़, ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज़,
एंड उसमें काफ़ी अच्छा प्राइस मनी वगैरह भी रहता है। सो अच्छा रिवीजन हो जाएगा, आ जाना, ठीक है। और कुछ अपडेट्स या इनपुट्स देने हो तो मैसेज कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।